नमस्कार, मैं रवि मिश्रा लक्ष्य क्लासेस दारा की तरफ से आज कल के एपिसोड से आगे यूनिट 3 के पार्ट 2 में पार्ट 1 में कल हमने देखा था पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और उनके बीच के अंतर का आधार क्या है। इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका। पाठ्यचर्या में कार्य मतलब वर्क जो है, इसका क्या रोल होता है पाठ्यचर्या में, इसको क्यों शामिल किया जाना चाहिए और शिक्षा में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, साथ ही इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने के वर्क इन एजुकेशन के चैलेंजेस क्या है, जो जिन समस्याओं का सामना एक शिक्षक को करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्य क्या है, पहले इसको देखा जाए। विद्यालय में पाठ्यचर्या के अंतर्गत, पाठ्यचर्या जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि यह थोड़ा सा व्यापक क्षेत्र है जो कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा है, वर्ग कक्ष के अलावा विद्यालयी गतिविधियां जितनी भी है वो पाठ्यचर्या में आती है। उसमें बहुत सारे खेल, विज्ञान मेले, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, साहित्यिक सांस्कृतिक गोष्ठियां, ये सब चीजें हो सकती हैं विद्यालयों में। तो इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे बागवानी या भूमि का समतलीकरण, इस तरह के जो भी कार्य होंगे उनको हम लोग पाठ्यचर्या में कार्य के रूप में देखेंगे। यह एक ऐसा है जिसमें बच्चे समूह बनाकर और कार्यों का बंटवारा करके उस कार्य को करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि विद्यालय के आसपास जो कोई सरकारी भूमि हो जो खाली हो, उसका समतलीकरण करके उस पर वृक्षारोपण वगैरह करें या बागवानी करें। तो इस तरह के कार्यों के फायदे क्या हैं बच्चों को, और इस तरह के कार्य कराने में शिक्षकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोज क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और क्यों इसको शामिल किया गया है पाठ्यचर्या में और क्यों इसे शामिल रहना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षा है वह पाठ्यचर्या से थोड़ी सी दूर होती जा रही है और वह पाठ्यक्रम तक सीमित होते जा रही है। बहुतेरे पेरेंट्स या जो निजी विद्यालय हैं खास करके, उन लोगों में एक ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि वह पाठ्यचर्या पर ध्यान न देकर पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे परीक्षाओं में मार्क्स अच्छे आ सके। हालांकि इससे संपूर्ण विकास जो है वह संभव नहीं है। केवल पाठ्यक्रम से किसी बच्चे का संपूर्ण विकास और शिक्षा का उद्देश्य पूरा होने वाला है नहीं। अगर फिलहाल यही चल रहा है तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि कार्य जो करते हैं, करवाते हैं बच्चों से विद्यालय में, जो कि पाठ्यचर्या का हिस्सा है, मतलब विद इन स्कूल पीरियड, इनसाइड द कैंपस, कैंपस के अंदर स्कूल के समय के भीतर ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन कार्यों को करने के फायदे क्या है, जैसे लाइब्रेरी लेबोरेटरी में किसी प्रयोग को करना, कोई बृहद प्रयोग है, बड़ा सा प्रयोग है, तो उसमें भी बच्चों का हम लोग ग्रुप बना देते हैं। क्योंकि प्रयोगशालाएं जो होती हैं वह सामान्यतया उतनी बड़ी नहीं होती है जितने बच्चे होते हैं। हम लोग 4, 5, 6 बच्चों का एक एक टीम बना देते हैं और वो टीम जो है वो पूरे प्रयोग को परफॉर्म करेगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वालिटीज कौन कौन सी डेवलप होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो है यह है अंतरनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। अगर हम लोग किसी कार्य को 3 या 5 चरणों में बांटते हैं कार्य को हल्का होने के लिए और जो है दायित्वों का बंटवारा कर देते हैं। सपोज कि ये काम है और इसके 4 पार्ट हो गए, इसको हमने 4 भागों में विभक्त कर दिया और हर एक भाग में 2 छात्रों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। तो ये अंतरनिर्भरता, अब ये ट्रेन के डब्बे जैसा है कि जब इंजन चलेगा तो उसके बाद उसके पिछले वाली बॉगी चलेगी और सो ऑन, जो पीछे लगी हुई है वो सारी चलना शुरू कर देगी। लेकिन सबकी निर्भरता किस पर है, पहले वाले पर। अगर बीच के किसी डब्बे का पूरा चक्का जो है वह जाम हो जाए तो उससे पूरे ट्रेन को कठिनाई होगी और वो गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। उसी तरह से अंतरनिर्भरता है कुछ कार्यों में
कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी है कि स्टेप 1 पूरा होने के बाद ही स्टेप 2 में हम जाएंगे और उसके बाद ही स्टेप 3 होगा, देन उसके बाद इसी तरह से चलेगा। तो यह अंतर्निर्भरता जो है यह दिखाती है, यह बच्चों में एक समझ पैदा करती है कि कैसे हम समाज के लिए और समाज के अन्य व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हैं। मतलब इंडिविजुअलिज्म का जो भाव है, व्यक्तिगतता का जो भाव है, कि मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि विद्यालयों में बच्चों का जो एज होता है, आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी में, कि उस समय बच्चों में एक भाव आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, और लगभग हर एक चीजों के बारे में आता है कि मैं अकेले कर लूंगा। तो इस भाव को, ये अच्छा भी है, ये किसी चुनौती को स्वीकार करना और उसके प्रति कार्य करना, ये अच्छा है। नेतृत्व क्षमता बढ़िया इसको कहा जा सकता है, आत्मविश्वास अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अंतर्निर्भरता को कहीं पर भी हमें कम नहीं करके आना है। तो इस तरह अंतर्निर्भरता का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम लोग विद्यालय में पाठ्यचर्या में कार्य को शामिल करके दे सकते हैं कि जैसे स्टेप 1 अगर पूरा नहीं होता है तो स्टेप 2 कभी सफल नहीं होगा, फिर स्टेप 3 सफल नहीं होगा, और इस तरह से वो पूरा वर्क ही फ्लॉप कर जाएगा। इसको हम लोग समाज के परिप्रेक्ष्य में भी बच्चों को बता सकते हैं। इससे समाज के प्रति लगाव उनका बढ़ता है और अंतर्वैयक्तिक गुण जो है, समाज पर निर्भरता का गुण, वह डेवलप होता है। दूसरी जो क्वालिटी है, इससे हम लोग डील करेंगे समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसा कि हम लोग पहले इसको डील कर चुके हैं एक और वीडियो में। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, वह समाज के साथ घुलने मिलने, समाज के लिए उपयोगी बनने और समाज का उपयोग करने, इनसे बनता है। इन सबको मिलाकर समाजीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। हम समाज के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, हम अपना मैक्सिमम जो है एफर्ट वह समाज की भलाई के लिए दें, और समाज का मैक्सिमम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह समाजीकरण है। तो इस भावना का विकास पाठ्यचर्या में कार्य जो है उससे होता है कि हम समाज के लिए उत्पादक बने, उपयोगी बने, और बदले में समाज जो हमें दे रहा है उसका भी हम लोग पूर्ण उपभोग करें। अगली क्वालिटी जो है वह है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन मतलब उस अनुशासन के लिए, उस डिसिप्लिन के लिए कोई आप पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि यह पाठ्यचर्या का विषय है, पाठ्यक्रम का विषय नहीं है। अतः इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल एज शिक्षक, बहुत ज्यादा कंट्रोल छात्रों के ऊपर नहीं करेंगे। गाइडेंस रहेगा बट कंट्रोल नहीं रहेगा। कंट्रोल उनको अपना ही अपने तरीके से करना है, ताकि उनके कौशल का विकास हो सके, वह उसमें कुशल हो सके। हो सकता है कि शिक्षक को यह पता है कि इसमें यह बच्चा गलती करेगा, लेकिन थोड़ी सी गलतियों के साथ भी उसे होने देते हैं, और बार बार उसी काम को अगर करता है तो वह गलतियों की मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाता है, और लास्ट में वह एक परफेक्ट वर्क हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, कि कैसे हम अपने डिसिप्लिन में रहते हुए, अपने कंट्रोल में रहते हुए उस पूरे टीम वर्क को, हो सकता है कि उसमें से कोई एक मेंबर हो या एक से अधिक मेंबर हो जिनके कार्य आपको पसंद नहीं आते हैं, या उनके कार्य करने का तरीका जो है वह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आत्मानुशासन क्या कहता है, एज ए टीम हम सभी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे उसी प्रतिबद्धता से के साथ, और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करेंगे। परिणाम अपेक्षित जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरे टीम को एक साथ अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों से थोड़ा सा विचलित होते हुए, मतलब ये नहीं है कि आपके व्यक्तिगत सिद्धांत अच्छे हैं बुरे हैं, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है उससे थोड़े से लचीलापन लिए हुए हम लोग आत्मानुशासन के साथ उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, उस वर्क को पूरा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सौहार्द। जैसे ही हम समाजीकरण होता है बच्चे का, अंतर्निर्भरता होती है, आत्मानुशासन होगा, तो सौहार्द खुद ब खुद आएगा। यह एक बहुत ही बेहतर सामाजिक गुण है,
और इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी तो हमारे समाज में हम लोग देख ही रहे हैं कि सौहार्द कैसे कम हो रहा है, कम किया जा रहा है। जो असामाजिक तरह के लोग हैं, उनके द्वारा। तो इसकी शिक्षा बच्चों को स्कूल में दी ही जानी चाहिए कि हम लोग कैसे एक-दूसरे पर निर्भरता को अगर सीख लेते हैं कि हम लोग एक-दूसरे पर निर्भर हैं, अगर हम ये जान लेते हैं, तो दूसरों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होता है कि हमारी निर्भरता अगर है, हमारे किसी काम के लिए वो उपयोगी है, तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। जैसे समाजीकरण होता है एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, तो हमें पता चलता है कि समाज के लिए हमारी उपयोगिता कितनी ज़्यादा है और बिना समाज के हम भी किसी उपयोग के लायक नहीं हैं। तो ये जो अंतर्निर्भरता या समाजीकरण है, यह बच्चों को सौहार्द के रूप में सौहार्द रूपी गुण को विकसित करता है। उसके साथ आत्मानुशासन है, तो जब अनुशासित व्यक्ति जो रहेगा वह सौहार्दपूर्ण रहेगा ही, वह उच्च श्रृंखल नहीं हो सकता है। जिसके अंदर आत्मानुशासन हो, वह उच्च श्रृंखल नहीं हो सकता है, वह असामाजिक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से प्रमुख सामाजिक गुण सौहार्द का विकास हम लोग कार्य से करते हैं। अगला है हमारा पॉइंट है अगला समयबद्धता। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो छात्रों के जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है समयबद्धता, कि हम किसी भी कार्य को समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा करें। एक योजना बनाएं, उस योजना को अनेक भागों में विभक्त करें, विखंडित करें और फिर उनको एक साथ समयबद्ध तरीके से करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा काम जो है वह समयबद्ध तरीके से पूरा हो गया और जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वह रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये गुण है, ये 5 सामाजिक गुण मुख्य रूप से, और भी अन्य सामाजिक गुण है जो उत्पन्न होंगे इस कार्य से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड ने पहले इसको रखा भी हुआ था अपने सिलेबस में, SUPW के नाम से, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, वैसे उत्पादक कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो। जैसे टोकरी बनाना, तो टोकरी बनाना अगर है तो वह एक आदमी का काम नहीं है, उसमें विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह के लोग अलग अलग लगे हुए हैं। कोई बांस को काट कर लाता है, जहाँ से बांस का ये होगा फुलवारी होगी, वहां से काट के कोई लाएगा, फिर उसकी सफाई होगी, छटनी होगी, उसमें से स्वस्थ बांसों को अलग किया जाएगा, फिर उनकी चिराई होगी, फिर उसका स्मूथिंग होगा, उसको सॉफ्ट किया जाता है ताकि हाथ में गड़े नहीं। तो इस तरह से इसके विभिन्न चरण जो है, यह समाज के लिए उपयोगी उत्पादक कार्य हुआ। इसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरह के लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर बांस की खेती से लेकर टोकरी के मार्केट में बिकने तक अनेक चरण है, अनेकों चरण पर अलग अलग लोग लगे हुए हैं और वह सब आपस में अंतर्निर्भर है, उन सबका समाजीकरण है। जैसे हो सकता है कि टोकरी बनाने वाला एक किसी अन्य जाति समुदाय धर्म से हो, बेचने वाला किसी अन्य जाति धर्म समुदाय से हो और बांस उगाने वाला किसी अन्य जाति धर्म समुदाय से हो। इन तीनों की अंतर्निर्भरता, इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कहीं न कहीं तो संपर्क में आते ही है। अगर बांस काटता है तो वो बेचने के लिए जाता है बांस को, तो बनाने वाले के संपर्क में आता है, बनाने वाला बनाकर जब व्यापारी को देता है तो वह उसके संपर्क में आता है और फिर जब वह व्यापारी उसको खुदरे बाजार में बेचता है तो वह खरीदारों के संपर्क में आता है। इस तरह से समाजीकरण जो है यह चलते रहती है। इन सब में डील करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आत्मानुशासन और सौहार्द की जरूरत है और समयबद्ध तरीका पर होनी चाहिए, ताकि जब उपभोक्ता को जरूरत है उसके पहले उस समय का आकलन कर लेना कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी और कितने मात्रा में पड़ेगी, उसके हिसाब से समयबद्ध रूप से कार्यक्रम बनाते हुए उस समय पर उसको उपलब्ध करा दिया जाए। तो यह पाठ पहले समाजोपयोगी उत्पादक कार्य बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सिलेबस में था। अभी हाई स्कूल में का ये विषय था, अभी संभवतः
हाई स्कूल से भी हटा दिया गया है इसको। लेकिन यह बहुत ही पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण एक विधि था, जिसके द्वारा कार्य के द्वारा विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास किया जाता था और समाज के बारे में छात्रों को बेहतर समझ मिलती थी। छात्र जो है वो केवल अगर पाठ्य पुस्तकों में उलझे रह जाए तो हो सकता है कि वो समाज के प्रति उनका वह नजरिया न विकसित हो सके, जो अनेकों विद्वानों ने, जैसा आपने पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारे विद्वानों ने कहा केवल इसलिए कि अंग्रेजी शिक्षा गलत है क्योंकि वह हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है, वह अलग कल्चर का है, वह अलग भाषा का है, तो वह हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो समाज के लिए उपयोगी कार्य जो है वह हमारे समाज का हिस्सा होना चाहिए था। खैर हम लोग उस पर नहीं चलते हैं, पाठ्यक्रम में है नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन अब इसके कुछ हम लोग चैलेंजेस देखते हैं पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका तथा समस्याएं, इसको इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं क्या आती हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है वह थोड़ा सा मुश्किल हो गया है विद्यालय स्तर पर। क्या है इसके कारण? तो इसका पहला कारण तो है हम लोग का मतलब जो छात्र हैं उनका बहुत अधिक महत्वाकांक्षी। जैसे अगर हम किसी बच्चे को कहें कि आप झाड़ू बनाना सीखो, आप टोकरी बनाना सीखो, तो बच्चे जो हैं कंपटीशन के इस दौर में इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और बनाया भी जा रहा है उनको कि वो अगर किसी से कहे कि झाड़ू बनाओ या टोकरी बनाओ या अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, तो उनको लगेगा कि ये काम मेरे लायक है नहीं और मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो बहुत ऊंचे-ऊंचे जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हासिल करना है। मगर ये जो है यह भी कोई छोटा-सा काम नहीं है। इन कामों के द्वारा हम उन गुणों का विकास करते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन पर्यंत काम आती है। तो इस चीज़ों को सही तरीके से अमल में लाना या मतलब इसके लिए एक सरकारी नीति होनी चाहिए और उस नीतियों के माध्यम से जैसे जनसंचार के माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि इसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या गुण है और क्यों ऐसा ज़रूरी है, क्यों ऐसा सोच के शिक्षाविदों ने लिखा है, कहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। तो प्रचार-प्रसार में कमी जो है, वह इस चीज़ को कम महत्वपूर्ण बना देती है। दूसरा कारण जो हो सकता है समस्या, वह है कम्युनिकेशन की समस्या। जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके अलग-अलग जाति, धर्म के लोग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से जातियों के बीच जो दूरी थी हालाँकि कम हुई है, बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, इसकी कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी दिखती है। और साथ ही कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में विचारों का आदान-प्रदान कम होता है। सामान्यतया बच्चे जो हैं वो अपने घर, आस-पड़ोस और समुदाय के बच्चों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यह भी एक समस्या है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जब तक नहीं समझेंगे इस कार्यविधि का महत्व, तब तक वो उन बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाएँगे जिस एनवायरनमेंट में इसको कार्य कराना चाहिए। कार्य को करने का भी एक माहौल होना चाहिए और उस माहौल को बनाने के लिए शिक्षक, विद्यालय और समाज तीनों ही उत्तरदायी हैं और थोड़ा-सा हिस्सा इसमें परिवार का भी आ जाता है, कि परिवार भी इसमें थोड़ा-सा हिस्सेदार है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हम लोग का कि कम्युनिकेशन का अभाव और पहला पॉइंट हो गया इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा महत्वाकांक्षाएँ। दूसरा हो जाएगा हमारा संचार का अभाव, संचार का अभाव होता है। तीसरा होता है हमारा विद्यालय नीतियाँ। विद्यालय नीतियाँ जो है जैसे ये अगर कार्य को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम पहले से ही थोड़े से ज़्यादा है, ओवरबर्डन है। जैसा कि हम लोग टॉपिक 1 में देख रहे थे कि अभी क्या है, अभी का दौर जो है यह कॉम्पिटिशन का दौर है और इसमें बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, समाज सबको यही चाहता है कि बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ें। तो उसमें मुख्य रुझान जो है वह पाठ्यचर्या से हट जाता है। मुख्य रुझान पाठ्यचर्या से हट के कहा जाता है पाठ्यक्रम पर आ जाता है। पाठ्यक्रम पर जो परीक्षा आधारित हमारी प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें हम लोग केवल पाठ्यक्रम पे मूल्यांकन कर देते हैं कि बच्चे ने कॉपी में क्या लिखा है इसके आधार पर और उस बच्चे के पूरे 1 साल के परिश्रम को
2 घंटे में जज करना है। 2 घंटे बच्चे ने कॉपी लिखा और टीचर्स को चेक करने के लिए उसको 5 मिनट या 10 मिनट मिलते हैं, तो उसी 5 और 10 मिनट में बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, पूरे 1 साल का। तो यह थोड़ा-सा एक जटिल मामला बन जाता है। इसलिए बच्चे जो हैं और उनके अभिभावक जो हैं, विद्यालय है, शिक्षक हैं और समाज है, वह सब कोई सबसे ज़्यादा फोकस जो है पाठ्यक्रम पर करता है कि बच्चे तुम्हारा इवैल्यूएशन जो होना है, तुम्हारा मूल्यांकन जो होना है, वह पूरे 1 साल के बदले 2 घंटे में होना है और 2 घंटे का जो तुम लिखोगे, उसको शिक्षक जो है वो 10 मिनट में जाँचेगा। तो एक्चुअली 10 मिनट में तुम्हारा टोटल असेसमेंट होना है। मात्र 10 मिनट में तुम्हारा टोटल असेसमेंट होना है 1 साल का। तो इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पाठ्यक्रम पे दो। अब चूँकि पाठ्यचर्या जो है, उसके द्वारा जो मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन में तो यह एक पार्ट है पाठ्यचर्या, जिसमें हम अलग-अलग पैरामीटर्स पे अलग-अलग ग्रेड पॉइंट्स देते हैं बच्चों को। तो ये है तो, मगर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वह पाठ्यक्रम का है और पाठ्यक्रम का भारीपन जो है वह बच्चों को कार्य से अलग ले जाता है। अगला पॉइंट जो बन सकता है इसमें कि कार्य की भूमिका में कार्य की भूमिका शिक्षा में, पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा में उसकी भूमिका। तो इसमें हम लोग चैलेंजेस में एक और ले सकते हैं कि संसाधन जो है, शिक्षक, संसाधन तथा विद्यालयी माहौल जो है उसमें कमी। शिक्षक जो है, इसकी कमी से पूरा बिहार जूझ रहा है। बिहार के लगभग विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है। हालांकि इस स्थिति में सुधार हो रहा है, मगर फिर भी अभी जितने शिक्षकों की जरूरत थी उतने शिक्षक है नहीं विद्यालयों में। ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से, बहुत सारे विद्यालय हैं जो 3 या 4 कमरों में पूरा मध्य विद्यालय चलता है। 8 क्लास तक की पढ़ाई 3-4 कमरों में होती है। कैंपस नहीं है, अपने 4 दीवारी नहीं है, वहाँ पर कार्य कराने के लिए प्रोजेक्ट हॉल नहीं है। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना आधारित जो चीजें हैं, ये अभी समस्याओं को और बढ़ाती हैं और इसमें बाधा उत्पन्न करती हैं कि पाठ्यचर्या में कार्य को कैसे शामिल किया जाए। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकारों को ध्यान देना चाहिए तथा नीतिगत फैसले लेते हुए इस विषय को शामिल करना चाहिए। तो इस टॉपिक को, पार्ट 2 को, यूनिट 3 पार्ट 2 को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और आगे आएंगे अगले पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।